तो आज का विषय है ई टेक्स्ट, ई बुक्स। आज उसी के बारे में जानेंगे। और यहाँ पीपीटी में सार संक्षेप में थोड़ा सा लिख दे दिया गया है। विस्तार पूर्वक जब जानने की आवश्यकता होगी तो हम लोग संबंधित जगह पर जा करके उसको समझेंगे। अब टेक्स्ट में आप लोग कहते होंगे ये टेक्स्ट बुक है, कहते हैं कि नहीं? कहा जाता है टेक्स्ट बुक से पढ़ो, जी गाइड से मत जी गुरु पढ़ो। जी तो जी। टेक्स्ट बुक में होता क्या है? अक्षर लिखे होते हैं, शब्द होता है, लिखित और मुद्रित होता है। वही होता है ना, कोई किताब में अक्षर को मुद्रण किया जाता है, छापा जाता है, या हाथ से आप लिख देते हैं अपनी कॉपी पर। और वो किसी न किसी विषय की पुस्तक होती है। आप भी जब कॉपी में कोई नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो किसी न किसी विषय के बारे में लिखते हैं। जब उसी का हम एक इलेक्ट्रॉनिक रूप कर देते हैं तो वो हो जाता है ई टेक्स्ट। डिजिटल रूप जब उसका हो जाता है अक्षर का, उन शब्दों का, तो हो जाता है ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट को लेकर के काफी थोड़ा सा मतभेद है, और भ्रांति कहिए, बल्कि मतभेद को डिजिटल को लेकर के भी मतभेद कहिए या भ्रांति कहिए। कई लोग कहते हैं इसको डिजिटाइज कर दिया, जैसे पीडीएफ में किसी को कर दिया तो उसको कह देते हैं डिजिटल हो गया। वस्तुतः पीडीएफ जो है वो डिजिटल नहीं है। डिजिटल प्रारूप वह है जिसमें संशोधन की गुंजाइश हो। और ई टेक्स्ट एक ऐसा चीज है जैसे आपका ब्लॉग है, उसको आप संशोधन अभी कर रहे थे, संस्कृत भाषी में भी आप संशोधन, या कहीं पर भी यदि स्वामित्व तो आपके पास है या आपको किसी ने अधिकार दे रखा है, तो उस टेक्स्ट में आप समय समय पर परिवर्तन कर देते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको हम डिजिटल रूप में पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? ई टेक्स्ट में फॉन्ट की जरूरत होगी, है ना? किसी न किसी फॉन्ट में लिखा है, जिसको आप पढ़ रहे हैं सामने दिख रहा है, वो एरियल एमएस का है फॉन्ट। और इसको चाहे तो आप बदल दीजिए, फॉन्ट बदल जाएगा, मंगल भी हो सकता है। और बहुत सारे आते हैं फॉन्ट, संस्कृत भी आता है फॉन्ट। तो इसमें एक फॉन्ट की आवश्यकता होती है, और इसका कोई न कोई आकार है। आप कहते हैं फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, तो वही टेक्स्ट का साइज आप बढ़ा लेते हैं। और इसमें एक कोई न कोई कलर है, ये काले कलर से लिखा है इसको, और ई टेक्स्ट ई बुक जो लिखा है वो लाल कलर में लिखा हुआ है। तो इन तीन चीजों का सम्मिश्रण जहां हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ई टेक्स्ट कहते हैं। और मैंने पहले ही कह दिया था कि इसको फिर से आप एडिट कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित करना इसको हिंदी में कहते हैं। संशोधित आप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उसके साइज को बदल सकते हैं। क्या आप पीडीएफ के साइज को बदल सकते हैं? यदि मैं आपको पीडीएफ दे दूं, कोई फोटो खींच करके दे दूं, तो मनचाहा आकार आप उसको दे सकते हैं क्या? दे देते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि फाइल साइज को कैसे बदलें, लेकिन स्वतः आकार देने में बहुत कठिनाई है, उसमें उसके लिए दिक्कत है। लेकिन जो टेक्स्ट में लिखा होता है वही आपको टेक्स्ट वाला वर्ड फाइल, या जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ जो भी फाइल फॉर्मेट हो, चाहे वो टेक्स्ट में क्या होगा, एमएस वर्ड हम पढ़ते हैं तो वर्ड में भी होता है। और आप लोग और किसी से परिचित हुए हैं अभी तक? गूगल डॉक। हाँ, गूगल डॉक पर भी लिखते हैं, और उसको कॉपी करके यदि किसी को दे देते हैं तो वो अपना मनचाहा आकार बदल लेता है उसको। तो हर स्क्रीन में ये क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, अपने ढंग से ये आकार ले लेता है। ये उस जल के समान है कि ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का, और बाल्टी में डालो तो बाल्टी के आकार का हो जाता है।
लेकिन पीडीएफ या और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज ये जिसको हम ई फॉर्मेट कहते हैं, वो उस आकार में फिट हो जाए, ये बहुत जरूरी नहीं। तो ई टेक्स्ट को तो आप समझ ही गए हैं। जब आप कोई चीज कंप्यूटर द्वारा टाइप करके कुछ लिखते हैं, जब आप मोबाइल द्वारा कुछ टाइप करके लिखते हैं, जब आप व्हाट्सएप पर कुछ लिख देते हैं, तो किसी का मोबाइल का साइज बड़ा हो, किसी का छोटा हो, उसी आकार में स्क्रीन में वो फिट हो जाता है। वो है ई टेक्स्ट। अब जो वेबसाइट हम लोग अभी जो जान रहे हैं, ज्ञान के स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए अब चले हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ा है कि हम ज्ञान के स्रोत तक कैसे पहुंचे और अपने ज्ञान को वितरित कैसे करें। इसके लिए हमने अभी पाठ पढ़ा, और उस पाठ में मुख्य रूप से हम लोग पहले ईमेल बनाए। गूगल उत्पाद सेवाओं में से जो मुख्य सेवा है, गूगल डॉक्यूमेंट हुआ, गूगल फॉर्म हुआ, एक दिन फॉर्म हम लोग आवेदन भरने का भी एक दिन हम लोग सीख चुके हैं। ड्राइव, जहां हम सामग्री को रख सकते हैं, स्टोरेज के बारे में वो पढ़ा। और इंटरनेट के बारे में जब हम लोग पढ़े तो इसमें हम लोग ब्राउजर के बारे में और सर्च इंजन के बारे में ये भी पढ़ लिया। तो अभी तक हमको ये भी पता चल गया कि हम कैसे खोजते हैं, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या, कैसे खोजते हैं, ये सब हमको आ गया है। अब ये सब आ गया, हम लोग कीबोर्ड के बारे में भी जान चुके हैं, फॉन्ट के बारे में भी जान चुके हैं, नॉन यूनिकोड फॉन्ट भी जान चुके हैं, और एक इंटरनेट पर जो चीज किया जा सकता है प्रारंभिक रूप से, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हमें कहीं रुकावट नहीं है नॉलेज को बढ़ाने में, अब हम नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो अब वहीं हम लोग चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो हमें ई बुक के रूप में सामग्री उपलब्ध कराता है। हम दूरस्थ गांव में बैठे हैं, संस्कृत की किताबें या बहुत सारी किताबें हमारे पास उपलब्ध नहीं, बहुत महंगे किताब, 1000 रुपए की किताबें, और उसको बार बार न तो हम खरीद सकते हैं, और इतने किताब हो जाएंगे, यदि मैं कैमरा घुमा दूं तो आपको चारों ओर किताब ही किताब नजर आएगा। और मेरे पास इतनी किताबें जमा हो गई कि स्टोरेज की समस्या हो गई है मेरे पास। एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखा हूं और उसमें भी भर गया है, तो एक स्टोर रूम है जिसमें किताबें भरते जा रहा है। और ये जो आप इसमें देख भी रहे हैं यहाँ पर, ये नई किताबें हैं, 2021 2021 में छपी हुई ये सभी किताबें हैं। उसी का चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है। तो सब नई किताबें हैं, कुछ लोग गिफ्ट में देते रहते हैं और कुछ मैं खरीदते भी रहता हूँ, नई नई जो भी किताबें। तो किताबें रखना आज के डिजिटल युग में, और इसको संभाल करके रखना भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम। यदि हम छात्र हैं, मैं भी छात्र था, बहुत किताब खरीदता था, और उन किताबों में से बहुत सारी किताबें ऐसी है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मिस हैंडलिंग के कारण या कुछ छूट गया जहां तहां, उन सारी किताबों को मैं नहीं ले जा सकता था, कैरी नहीं कर पाया उतनी किताबों को। आप भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। यदि उसके पास 10 अलमारी किताब हो जाए, 3 अलमारी ही हो जाए, तो उसको ले जाना, अपना आवश्यक सामग्री ले जाए या किताब ढो के ले जाए। और यदि यही किताबें किसी साइट पर हो या साइट पर न हो, आपके पेन ड्राइव में हो, आपके हार्ड डिस्क में हो, हाँ, टेराबाइट में आता है हार्ड डिस्क, वो यदि हो और छोटे आकार का होता है, आपको मैं अभी तो यहाँ पास में नहीं है, दिखा दूंगा, छोटे छोटे टेराबाइट में आते हैं, और उसी में आप 5 लाख 10 लाख किताब रख सकते हैं और उसको ले जा सकते हैं। कभी भी किसी भी कंप्यूटर से जोड़ करके उसको आप पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से जोड़ करके। सर्च करना भी आसान है, एक क्लिक पर किताब आप खोज सकते हैं, किताब के नाम से या जैसे भी खोजना हो, विषय के नाम से।
तो हर चीज में आसान हो जाता है यदि वही पुस्तक या तो टेक्स्ट रूप में हो या ई बुक के रूप में हो जाए। ऐसे हम लोगों में से कुछ लोग हैं जो इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि संस्कृत की पुस्तक को भी टेक्स्ट रूप दिया जाए, और इस प्रकार के बहुत सारे साइट हैं, आपको उससे भी आज हम परिचय कराएं। तो दो रूप से पढ़ सकते हैं, एक टेक्स्ट के रूप में जो साइट आपके सामने है, और दूसरा जो पीडीएफ फॉर्मेट में हमें जो चीज मिलता है। हाँ, ई बुक का भी चलन है। कुछ किताबें ई बुक के रूप में भी, ऑडियो बुक के रूप में भी हमारे सामने आया हुआ है। तो ऑडियो बुक के रूप में भी हम उसको सुन करके, या यूट्यूब ऑडियो यूट्यूब भी आया हुआ है, तो इसमें ध्वनि रूप में भी आ जाता है। तो आप संस्कृत भाषी से परिचित हो ही गए होंगे, उसको देख ही लिए होंगे, और वहां पर मैं फिर से एक छोटा सा आपको इसका परिचय करा देता हूँ, जहाँ की ये टेक्स्ट के रूप में यहाँ किताबें पड़ी हुई है। अधिक नहीं जाऊंगा, ये स्क्रीन आ गया, और मैं छोटा सा आपको ले चलता हूँ, जहाँ किताबें खास करके पुस्तकालय से संबंधित जो ये छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित जो पुस्तकें आते हैं, और वो टेक्स्ट रूप में है। आवाज सुनाई पड़ रही सब लोगों को प्रॉपर? जी जी। ठीक, मैं अकेले बोल रहा हूँ ना? दिख रहा है। तो यहाँ आते हैं, और पाठ्यक्रम पर यदि मैं क्लिक करूं, वैसे सभी जगह है, यदि व्याकरण का एक दिन दिखाया ही था, सिद्धांत कौमुदी देखे ही होंगे, और शब्दकोश का भी बहुत बड़ा है, जैसे हिंदी शब्दकोश, हिंदी संस्कृत शब्दकोश, ये 3 वॉल्यूम में है मेरे पास, तो पूरी पूरी पुस्तक है ये, और ये टेक्स्ट प्रारूप में है, ये भी दिखा देता हूँ। एक तो बच्चों के लिए है, और उसके बाद जो बड़े हैं उसके लिए है। बच्चों को कम शब्दों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए इसमें सीमित शब्द हैं, करीब 1000 शब्द हैं, और जो बड़े हैं उनके लिए 10,000 शब्दों वाला भी है। तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे, शब्दकोश है। तो ये एक ई टेक्स्ट का उदाहरण आपको मिला, शब्दकोश में ई टेक्स्ट है। और आप चाहें तो कोई शब्दकोश पीडीएफ में, ई बुक के रूप में, जो आपको डाउनलोड करने को मिल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां से आते हैं, पाठ्यक्रम पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है यहाँ, जिससे संबंधित इंटर तक के, उत्तर मध्यमा तक के तमाम विद्यालय, 1000 से ऊपर विद्यालय हैं, और करीब 80,000 बच्चे उसकी परीक्षा देते हैं। वहां सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव-गांव में स्कूल खुले हैं, और बच्चों के पास किताब उपलब्ध नहीं हो पाता है। संस्कृत की पुस्तकें या तो वाराणसी में मिलती, या दिल्ली में, या कुछ ऐसे ही शहरों में 1-2 किताबें मिलती है। बच्चे किताब के बिना पढ़ते हैं, और यदि इसको डिजिटल कर दिया जाए, मेरे मन में यही था, और बच्चों को डिवाइस मिल जाए, तो वो कुछ नहीं है, उसके जगह ये अच्छा है। प्रारंभिक रूप से यही हम कहेंगे। तो उनको एक किताब मिल जाती है, और किताब ही नहीं मिलती, उसके साथ उस किताब से कहीं बेटर होता है ये किताब, जैसे अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी पर क्लिक करते हैं, ये हो सकता है आपको अष्टाध्यायी.com पर ले जाए। हाँ, वहीं ले जा रहा है, और अष्टाध्यायी के ऊपर में सबसे बेहतरीन जो एक साइट है, उस तक आपको ये लेकर के जा रहा है। अब मदन मोहन झा जी का ऐप भी है, और ये भी है। आप लोगों में से कोई लोग, ये वृद्धिरादैच तो व्याकरण का एक सूत्र है, आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा करता है। इतना व्यवस्थित क्रम से लिखा है इसने यहाँ पर,
और सरल संस्कृत में ये है। इसकी खासियत एक चीज और है कि यहाँ साउंड भी है, वृद्धिरादैच का उच्चारण भी आप सुन सकते हैं। आपको आवाज सुनाई पड़ी? जी जी। गुरुजी सुनाई दे रहा। ठीक है। तो एक सबसे बड़ी समस्या प्रोनाउंसिएशन की भी है संस्कृत के छात्रों के साथ। जो अध्यापक हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, और यदि गलत उच्चारण करते हैं तो बच्चे भी गलत उच्चारण सीख लेते हैं। और यहाँ मानक उच्चारण है। यहाँ पर किसी भी सूत्र का, अब देखिए, इको गुण वृद्धि, वृद्धि में दीर्घ इकार है और उच्चारण उसी ढंग से मानक के रूप में आपको मिलेगा। देख रहे हैं? तो ये मानक उच्चारण भी आपको सिखाया, सही उच्चारण। और यहाँ से आप इसके बारे में बहुत बढ़िया पढ़ के समझ सकते हैं। इतना सरल संस्कृत है, इतना सरल है ये, तो बच्चों के लिए उपयोगी हो गया ये। इस अष्टाध्यायी.com पर और भी बहुत सारी सुविधा है, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ यहाँ बताने के लिए नहीं हूँ। आप लोग देखेंगे, बताने लगूंगा तो कम समय है और सब बीत जाएगा। ये काशिका, न्यास, पदमंजरी, सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र कहाँ कहाँ आया है वो सब आप कर सकते हैं, और यहाँ सर्च भी आप कर सकते हैं किसी सूत्र को। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। देखते हैं, यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं ले जा सकते हैं, और जिस आकार का हो उसी आकार में ये आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। जबकि पीडीएफ फॉर्मेट में जो बुक होते हैं उसके लिए हमें बुक रीडर की आवश्यकता हो जाती है। आज मैं थोड़ा बता दूंगा ई बुक रीडर के बारे में भी। अमेजन और कई जो किताबों का व्यापार करता है वो उसने अपना बुक रीडर भी बनाया है, और बुक मार्क करने और तमाम सुविधाएं उसमें होती। इसमें हमें ज्यादा आसानी होती है, हम फॉन्ट आकार को भी बढ़ा लेते हैं। आपको बताया था कि क्रोम पर जाकर के कैसे फॉन्ट आकार को बढ़ाएंगे, और कई साइट जो अच्छे होते हैं वहां फॉन्ट आकार बढ़ाने की सुविधा भी दी हुई होती। तो एक इससे तो आपका परिचय हो ही गया अष्टाध्यायी का। लव सिद्धांत कौमुदी में जब हम आते हैं तो ये क्लिक किया, और अब तक डिजिटल क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया हुआ बच्चों के लिए हमने ही किया है अभी तक। हम लोग तो सर्च करते रहते हैं कि किसने क्या क्या काम किया है। यहाँ सारे प्रकरण पर जा सकते हैं, और इसके साथ अच्छा चीज ये है कि यहाँ क्लिक करते हैं, आप चाहें, ये थोड़ा बड़े प्रकरण पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। अजंत पुल्लिंग प्रकरण लंबा है, इसमें ऑडियो भी लगा हुआ है, आप सूत्रों को सुन भी सकते हैं। ऑडियो जब तक होगा तब तक हम दूसरी जगह और चलेंगे। इसको खुलने देते हैं, आ जाते हैं। रघुवंशम प्रथम सर्ग है, भर्तृहरि का नीति शतक है, तर्क संग्रह है, अमरकोश है। अमरकोश पर भी काम किया हुआ है, बच्चा घर बैठे अमरकोश आराम से पढ़ सकता है। और व्याख्या है, उसके साथ यहाँ भी एक अच्छा वीडियो लगा हुआ है, और उस वीडियो के सहारे वो बैठ करके सुन सकता है, मानक उच्चारण भी सीख सकता है। मैंने बच्चों से प्रेरणा लेकर के बच्चे आकर्षित हों इसके लिए बच्चे का ही वीडियो यहाँ पर लगाया है। ये बड़ा साइज है। ये अमरकोश स्वर वर्ग का पहले सुनते हैं।
सुन लिया आप लोग? जी गुरुजी। अब यहाँ पर व्याख्या अन्वय है, व्याख्या है, हिंदी में अर्थ है। ये टेक्स्ट का उदाहरण है, एक किताब है, ये पूरा अमर कोश और कोर्स में लगा हुआ है। और महेश्वर का अमर विवेक टीका बहुत सी सरल है और बच्चों के लिए उपयोगी है। वैसे क्षीर स्वामी का है और अच्छी टीकाएं हैं, लेकिन उस टीका का मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। अब यहाँ ऐसे ही पूरे ये अमर कोश जितना बच्चों कोर्स में है उसको यहाँ पर करके दे दिया है। तो ये ई बुक, जो ई टेक्स्ट बुक कहिए इसको, टेक्स्ट के रूप में ये है। ऐसे ही लोग सिद्धांत कौमुदी में भी काम किया हुआ है। जी विज्ञापन ये तंग करेगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये हट नहीं रहा है। चलते हैं आगे, देख लीजिएगा। इसी प्रकार से ये पूरा जो उसके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं वो सब यहाँ पर है, सभी किताबें, और सब लिखित में। सबसे अधिक पढ़ी ये किरातार्जुनीयम सबसे अधिक लोग पढ़ते हैं। इसकी टीका सबसे अच्छी है, व्याख्या से बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये कोर्स में तो है ही, तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज में है ही। इसके साथ साथ ही सिविल सर्विसेज परीक्षा और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किरातार्जुनीयम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां भी इसकी उपयोगिता है। यहाँ पर भी वही पदच्छेद है, अन्वय है, संस्कृत व्याख्या है उसकी, और फिर जाके शब्दार्थ है हिंदी में दिया हुआ, हिंदी अनुवाद है, और संस्कृत में भावार्थ है, समास है, व्याकरण है, टिप्पणी है, और घंटापथ जो संस्कृत की टीका है वो है। यहाँ आप सुन सकते हैं इसको, जो बच्चा उच्चारण करना सीखना चाहे। आपके समक्ष रख रहा हूँ महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का मूल वाचन। यः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृत प्रणाम। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट के रूप में पूरी पुस्तक की व्याख्या यहाँ पर उपलब्ध है, और बहुत विस्तृत व्याख्या है। किसी भी पुस्तक में इतना सब कुछ एक साथ मिलना कठिन होता है। पुस्तक में आपको साउंड नहीं मिल सकता है, आप सुन नहीं सकते उस श्लोक को, उच्चारण नहीं सुन सकते। और यदि कभी जरूरत पड़ी और डिमांड हुआ तो उसमें यहाँ हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत विशाल है, करीब 10,000 से ज्यादा किताबों के ऊपर में यहाँ काम किया हुआ है, सब मिला करके जितने यहाँ पर है। तो ये आपको एक दिखा रहा था। अब चलते हैं आगे अपने सब्जेक्ट पर। मूल सब्जेक्ट हम लोगों का था, ये एक परिचय हो गया आपको। दूसरा है वाल्मीकि रामायण। कॉपी हो जाओ बच्चा। आ गए वाल्मीकि रामायण पर? हाइपरलिंक लगा हुआ है पीडीएफ में। ये वाल्मीकि रामायण, ये भी ई टेक्स्ट का उदाहरण है संस्कृत का।
इसमें वाल्मीकि रामायण पर जितनी टीकाएं हैं वो करीब करीब 8 टीकाओं का यहाँ पर संकलन है। यहाँ भी आप सुन सकते हैं। और व्यू श्लोकाज एंड ट्रांसलेशन सर्ग वाइज और व्यू श्लोकाज एंड ट्रांसलेशन श्लोक वाइज। तो हम सर्ग वाइज देखते हैं। यहां आ गए, सुविधा दी है ऑटो प्ले की, तो ऑटो प्ले हम नहीं करेंगे, जिसको हमें जरूरत होगी उसी करेंगे। जैसे भी ऑडियो लगा है। अब ये देखिए, प्रथमः सर्गः तपस्वाध्यायनिरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ये टोटल 41 मिनट का है। और पूरा जो है ये प्रथम सर्ग, जिसको मूल रामायण या संक्षेप रामायण भी कहते हैं, उसका यहाँ ऑडियो लगा है। तो इससे भी आप शुद्ध उच्चारण सुन सकते हैं। यहाँ से सर्ग बदल सकते हैं, यहाँ से स्क्रिप्ट आप बदल सकते हैं, किस लैंग्वेज में आप इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और कौन सा कांड आप देखना चाहते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। तो ये इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग भविष्य हैं और किन्हीं को कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ टीका परंपरा का भी है, जब आप देखिएगा इसमें आपको टीकाएं भी मिल जाएगी। तो एक उदाहरण ये आपको दिखाया। अब चलते हैं, दूसरी एक चीज और मैं दिखा ही देता हूं। यदि किन्हीं की इच्छा हो जाए तो मूल रामायणम के ऊपर में आप, मूल रामायणम चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी है, और कुछ यूनिवर्सिटियों के बीए के पाठ्यक्रम में मूल रामायणम लगा हुआ है, और यूपी बोर्ड के इंटर में थोड़ा सा 12 श्लोक लगे हुए हैं मूल रामायणम से। यहाँ पर भी संस्कृत भाषी ब्लॉग पर भी मूल रामायणम का काम किया हुआ है, और यहाँ जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे वहाँ पढ़ाया भी है, और कुछ बच्चों ने मिलकर के उच्चारण करना सीखा, पढ़ना सीखा है श्लोक को। और यहाँ मूल रामायण में जितने श्लोक आए हैं उसके संधि कहाँ कहाँ पर है, कैसे एक एक शब्दों की पदच्छेद व्याख्या ये सब करके उसमें पढ़ाया था, तो उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, पदच्छेद है, अन्वय है, शब्द का अर्थ है, भावार्थ है, हिंदी शब्दार्थ है, हिंदी भावार्थ है, कारक कहाँ कहाँ आया है वो दिया हुआ है, और संधि, वाग्विद है, वाक है, विद है, समास है, और धातु प्रत्यय कौन कौन है। इसको पढ़ने के बाद वो कैपेसिटी हो जाती है कि आप कोई भी श्लोक पढ़ ले, इसकी वो प्रक्रिया है, तो आपको अर्थ की प्रतीति होने लगती है। उसको ध्यान में रख करके ये इस प्रकार से इसको डिजाइन किया। तिलक एक प्रसिद्ध टीका है, उसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं, 2 श्लोक के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर जो पढ़ाया हुआ है। अभी वीडियो बफर ही हो रहा है इसीलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से ये मूल रामायणम है, पढ़ाया हुआ है, वीडियो लगे हुए। तो ये ई टेक्स्ट का एक उदाहरण है, इसको देख लीजिए। रामायणम के 2 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ा, आज तीसरे श्लोक को पढ़ें। उसका पहला श्लोक है चारित्रेण को युक्त, आगे मैं लिख देता हूं। तो ये
इस रूप से ये ई टेक्स्ट का एक उदाहरण आपको हो गया। इस प्रकार के साइट आप लोगों को और भी मिलेंगे और आप लोग उस साइट पर जाकर के अपने संबंधित सामग्री को ले सकते हैं। लगता है मैंने वो पीपीटी का पेज बंद कर दिया है, उसको मैं एक बार फिर वापस खोल लेता हूं। तो अब तक आप लोग ई टेक्स्ट से परिचित हो गए होंगे। 3-4 साइट आप लोग देख चुके हैं और आप लोग अब तक परिचित हो गए होंगे। हो गया या और भी अतिरिक्त ई टेक्स्ट के बारे में बताने की आवश्यकता है? हो गए गुरुजी। वो हो गया। अब चलते हैं ई बुक पर। वहीं चलते हैं, यहीं से खोज लेते हैं ई बुक। और ई बुक पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मोस्ट पॉपुलर फॉर संस्कृत बुक्स है, मोस्ट पॉपुलर साइट्स फॉर संस्कृत बुक्स करके एक लेख है। उसको पढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो है, यूट्यूब पर भी पड़ा है, और उसमें कैसे किस साइट पर जाकर के हम बुक को सर्च करते हैं ये उसमें विधि बताई गई है, और कौन कौन साइट है जहां संस्कृत की किताबें ई बुक्स मिल जाती फ्री ऑफ कॉस्ट, और किस साइट पर किस प्रकार की किताबें मिलती है वो वहां जानकारी है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक को संक्षेप में क्या कहते हैं? ई बुक कहते हैं। कागज का नहीं होकर के ये डिजिटल रूप में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित किताबें होती है उसी को ई बुक कहते हैं। इसको हम कंप्यूटर पर भी पढ़ सकते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग ई टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब कहेंगे ई टेक्स्ट और ई बुक, इन दोनों में क्या अंतर है? तो शुरू में ही मैंने बताया था कि ई बुक जो होता है वो नॉन एडिटेबल होता है, उसमें हम मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, जबकि हम ई टेक्स्ट में क्या करते हैं? मनचाहा परिवर्तन कर लेते हैं। यही ई टेक्स्ट में और ई बुक में अंतर है। ई टेक्स्ट के विपरीत ई बुक का एक नॉन एडिटेबल बुक होता है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ई बुक में आप चाहें कि हम संशोधन कर दें तो आप नहीं कर सकते। तो इस मामले में ई बुक से अच्छा ई टेक्स्ट होता है। और भी फायदे हैं। मान लेते हैं एक ई बुक नहीं कुछ तो 12-15 MB का होगा, 5 MB का तो होगा ही होगा, लेकिन यदि वही ई टेक्स्ट के रूप में होता है तो उसके साइज उसका घट जाता है, जगह भी कम घेरता है और हमारा डाटा भी कम खर्च होता है कि नहीं? होता है गुरुजी। ठीक है। जब कोई किताब को हम स्कैन कर लेते हैं, मुद्रित यदि हो गया, दो दशाएं होती, एक तो ई टेक्स्ट के रूप में है और उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, जैसे अभी पीपीटी जो हम दिखा रहे थे वो पीडीएफ के रूप में आपको दिखा रहे थे, तो था टेक्स्ट के रूप में, पीडीएफ कर दिया उसको। तो या तो टेक्स्ट को पीडीएफ में हम कन्वर्ट कर लें, या पहले से यदि कोई किताब छपी हुई है उसको भी हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, या और दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तन कर देते हैं। एक्सपीएस कह रहा हूं यहाँ पर। उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण तैयार कर लेते हैं तो वो हो जाता है ई बुक, ई पुस्तक। अब क्या हो रहा है, पहले किताबें लोग छापते थे और छापने के बाद उसमें बहुत लागत किताब छापने पर लगता है, बिक्री करने में दिक्कत है। आप पुस्तक जितना है उसके मंगवाने का भी खर्च उतना है। 20 रुपए किताब है तो 20 रुपए डाक का भी खर्च है, 40 रुपए उसको भेजना कहीं पर, वो सब भी थोड़ी कठिनाई है उसके साथ। तो अब चलन क्या हो गया है, प्रकाशक लोग भी ई पुस्तक प्रकाशित करने लगे हैं, इससे उसको छपवाने का खर्चा बच जाता है
और हम भी आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। तो इसको हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, व्यू बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड पर, इस सब में हम लोग पढ़ते हैं। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड का, व्यू बोर्ड का उपयोग हम लोग करते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब ई बुक रीडर भी कई आ गया है जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर है ई बुक का कौन कौन फॉर्मेट है। तो मुख्य रूप से बहुत सारे फॉर्मेट है, लेकिन 3-4 ऐसे इसके फॉर्मेट हैं जिसका ज्यादा उपयोग होता है। अभी तक आप लोग पीडीएफ से परिचित हुए हैं। किससे परिचित हुए हैं? पीडीएफ। पीडीएफ से। और किसी फॉर्मेट से परिचित हुए हैं आप लोग? नहीं। ये जो 3 फॉर्मेट है, इन तीनों में से ईपीयूपी इससे नहीं हुए होंगे, एजेडडब्ल्यू से भी नहीं हुए होंगे। लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण फॉर्मेट है किताब जिसको बुक फॉर्मेट में हम लाते हैं। पीडीएफ से ज्यादा किसी किताब को ई बुक के रूप में पढ़ना, ईपीयूपी के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो वो ज्यादा आसान है, ज्यादा सुविधाजनक है। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो और पता चलेगा। अब ऑडियो बुक की चर्चा मैं कर रहा था, आपको कुछ ऑडियो बुक भी दिखा सकता हूं। क्या वो ई टेक्स्ट तो नहीं हो सकता ना वो, क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं है, साउंड है। तो उसको या तो ऑडियो बुक कहते हैं या ई बुक भी कह देते हैं, इसी श्रेणी में वो भी आता है। पीडीएफ के बारे में थोड़ा परिचय यहाँ पर आपसे करा दूं। इसकी अच्छाई तो आप जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि इसका अपना एक फॉर्मेट है, इसीलिए छोटे पर्दे पर, मोबाइल जैसे जगह पर इसको पढ़ने में मुश्किल आती है। लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल में आने वाला ई बुक प्रारूपों में से एक पीडीएफ है। और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है, ये सबसे अच्छा है फॉर्मेट। इसको कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और जो अधिकांश ई रीडर है, देखिए जब ई रीडर में जब हम जाते हैं तो अलग अलग जो किंडल जो बुक बेचता है, अमेजन बेचता है, ये सब भी अपना एक एक फॉर्मेट बनाया है और एक रीडर बनाया है। कोई उसका जो ई बुक रीडर है किसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और किसी को नहीं करता है। जस्ट लाइक हो सकता है यदि आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर नहीं हो तो आप पीडीएफ नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरे फॉर्मेट में यदि कोई किताब है और उसका समर्थन आपका यदि वो डिवाइस नहीं करता है तो आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो किंडल ने जो ई बुक रीडर बनाया है उसमें ईपीयूबी फॉर्मेट में जो किताबें होती है वो उस फॉर्मेट की किताबों को हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन इसकी खासियत यह है कि जो छोटे उपकरण होते हैं उसमें भी इस फॉर्मेट में जो किताबें होती है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है। संसाधन के रूप में कुछ आपको मिल जाता है, ये यहाँ पर दिया है आपको। यदि आपकी इच्छा हो तो एडोब रीडर है, मोबाइल पर जो हम पढ़ते हैं, एक सॉफ्टवेयर है। फॉक्सिट रीडर है और क्रोम है, 3 माध्यम है। यदि आपके पास एडोब नहीं भी हो तो आप उसको क्रोम के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास नहीं है शायद, इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको दिखा देता हूं और इसको स्टॉप शेयर करता हूं। और ये देखिए मैं अपना यहाँ आता हूं और देखता हूं, मैं स्क्रीन पर आपको ले जाना चाहता हूं। डेस्कटॉप पर ही ले जाना चाहता हूं और आप देखेंगे क्रोम के थ्रू मैं पीडीएफ ओपन करता हूं। ये 11 नंबर का जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 11 नंबर का।
ठीक छोटा है। है, बड़ा कर दूं? इन्हीं को दिख पाया? जी गुरुजी। दिख रहा है? जी। दिखा? जी ये दिख आप रहा। देख रहे होंगे 11 नंबर का ये है। अब ये क्या है? ये पीडीएफ में, लेकिन आपको ये क्रोम का ब्राउजर दिख रहा है। क्योंकि ये जब भी खुलेगा, हमारे पास पीडीएफ रीडर नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसमें यदि आप आते हैं तो ये किस फॉर्मेट में है इसका हमें यहाँ से जानकारी मिल सकती है। ये डॉट पीडीएफ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि नहीं? टाइप ऑफ फाइल आया? यहाँ देखिए, बहुत छोटा सा आ रहा है। ये चिन्ह लगाया हूं, उसके आगे डॉट पीडीएफ लगा हुआ है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है ये फाइल, लेकिन इसको हम क्रोम के थ्रू खोल लेते हैं। तो पीडीएफ को खोलने के लिए क्रोम से भी आप खोल सकते हैं, ये बताना मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे फाइल को आप क्रोम के थ्रू खोल सकते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं और आ जाते हैं फिर से वहीं पर जहां हम लोग पढ़ रहे थे अभी। और दूसरा कह रहा हूं, जैसे क्रोम पर पढ़ते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो एज नया आया है वर्जन, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। ई बुक का लाभ क्या क्या है वो मैं शुरू में ही बता दिया था कि इससे पैसा बच जाता है हमारा बहुत, सस्ती होती है, स्थान बचा लेती है ये, और एक डिवाइस पर हम हजारों पुस्तक को संग्रहित कर सकते हैं, पेड़ कटने से आप बचा सकते हैं, सुविधाजनक है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने पर, और अपने आईपैड, ई रीडर, स्मार्टफोन, टैबलेट, कोई भी हल्का उपकरण है उसमें हम पढ़ सकते हैं। अब हुआ ये तो भाई जी आप बता दिए कि ई बुक के बारे में, और हम जान भी गए जी ये पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं और भी फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन ये संस्कृत की किताबें, मैं विशेष रूप से संस्कृत की ही यहाँ चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग संस्कृत से जुड़े हो। ये पुस्तकें मिलती है तो कहाँ मिलती, कौन कौन से मुख्य साइट? तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं ने भी पहल किया है जहां पर ये ई बुक उपलब्ध हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की साइट पर, शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत यहाँ पर, ये सारे विश्वविद्यालय इसको कैटेगरी वाइज किया है, तो शैक्षिक संस्थाओं के वेबसाइट पर हैं। दूसरी कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने व्यक्तिगत कुछ कार्य किया है या कोई संस्थाएं कार्य किया है, संस्थाओं ने कार्य किया है, उन लोगों ने भी अपने अपने साइट के माध्यम से हम लोगों के लिए फ्री में ई बुक की सुविधा दी है और हम वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए एक ये वीडियो है और इस वीडियो को थोड़ा सा मैं प्ले कर देता हूँ, बाद में आप लोग इसको सुन सकते हैं और सुन करके इस साइट पर जाकर के किताब डाउनलोड करना और हर चीज सीख सकते हैं। आवाज बहुत कमजोर है, सुनाई पड़ रही है? जी गुरुजी, धीरे धीरे आ रहा।
ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, इसमें भी आपको मिल जाएगा, हम उस साइट पर ले चलेंगे और आप लोग इसको बाद में सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तब ये जो है संस्कृत वेद, यहाँ पर जाएंगे चारों वेद मिल जाते हैं, इंटरनेट आर्काइव पर है। ये बहुत ही अच्छा है साइट और करीब करीब लोग आप लोग परिचित होंगे। और इसी की पुस्तकों को लेकर के ई पुस्तकालय भी अपने यहाँ एक डाटाबेस बनाया है। अब इससे आपको परिचय करा दिया, यहाँ पर कैटेगरी होती है, उस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बुक हम सर्च कैसे कर सकते हैं अपने काम के लायक। तो यहाँ ऑडियो बुक भी है और तमाम चीजें यहाँ से आपको मिल सकता है, टूल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर। एक परिचित ये है इंटरनेट आर्काइव का, यहाँ लाखों किताब से ज्यादा हैं। संस्कृत डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर तमाम जो साइट हैं, ये एक प्रकार का एग्रीगेटर है और जितने साइट्स हैं उसके बारे में यहाँ हमें सूचना मिल जाती है और हम उन साइट पर जा करके उसका लाभ ले लेते हैं। जैसे ये बुक का दे रहा है, अब बुक पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर नीचे आपको लिस्ट दे दिया, द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दे रहा है, ये साइट दे दिया epustakalay.com करके आया है। ये दे रहे हैं डेल का है, संस्कृत डिक्शनरी.com है, आर्काइव डॉट ये ORG है। यहाँ डेल का दे रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का है। ये सारे जहां जहां हाइपर लिंक आपको लगा है, ये सभी आपको क्या करता है, पुस्तक डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर पुस्तकें हैं PDF फॉर्मेट में और आप कर सकते हैं। गूगल बुक पर भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिल जाती है, लेकिन आप पे करके इस किताबों को लेना पड़ता है। फ्री का कुछ ही किताब है, अधिकांश पेड है यहाँ पर। नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का है, मैन्युस्क्रिप्ट में जिनकी रुचि हो, जिन बच्चों की, वो इस साइट पर जा सकते हैं और रिसर्च करने वाले यहाँ पर आकर के अपना कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए दिया है, यहाँ से आकर के ये देखिए दूसरे जगह हमारा साइट लेकर के आ गया। लगता है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, हैक तो नहीं हो गया है इसका। होम पेज पर जाए, कहाँ आ गया, ये तो उसका है नहीं साइट, ये कोई दूसरा साइट है जो हैक कर लिया गया है उसका। मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का साइट लगता है हैक कर लिया है। चलिए, नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ठीक ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ फुल टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट के रूप में यहाँ से मिलता है हमें। नॉट फाउंड, ये भी बंद हो चुका है साइट। इसमें से दरअसल डाटाबेस पुराना हो जाने पर कई साइट बहुत दिनों तक नहीं चला पाते हैं और बंद हो जाता है। तो यहाँ से बुक के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी होती है। ये बहुत बड़ा जंगल है और ये पर्सनल कलेक्शन का दे दिया है, संस्कृत ई बुक साइट का दिया है, डाउनलोड का बहुत सारे दिए हैं। तो इसमें से जो मुख्य मुख्य है उसका मैंने बना करके 7-8 साइट का आपको दे दिया है, जहां आपके लिए उपयोगी किताबें मिल जाती है। तो संस्कृत डॉक्यूमेंट से जरूर परिचित हो जाना चाहिए और यहाँ बहुत ढंग की सामग्री मिलती है। चूंकि चर्चा ई बुक की हो रही है तो बुक तक ही नहीं है, अब यहाँ लर्निंग के लिए है, डिक्शनरी है, बहुत सारा है। यहाँ पर आकर के एक बार घूम लीजिएगा आप लोग, बहुत सारे लिंकेज हैं। ऑडियो वीडियो के लिए भी आप जा सकते हैं। AIR न्यूज संस्कृत में जो प्रकाशित करता है प्रसारित, उसके लिए भी है। स्तोत्र का ऑडियो है, सॉन्ग का है ऑडियो। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं गीतों के बारे में, और यहाँ पर सारे ऑडियो यहाँ सॉन्ग के पड़े हुए हैं संस्कृत से रिलेटेड।
तो यहाँ से आप गीत सुन सकते हैं संस्कृत के। तो कुल मिला करके जितने वर्क अभी तक हुए हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है। और यदि आप देखना चाहें तो संस्कृत भाषी यदि कर दूं तो शायद वो भी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने कर रखा है। जो भी काम हो रहा है, जहां भी कोई कर रहा है, उसके बारे में यहाँ सूचनाएं, उसका लिंक ये करा देते हैं। आइए, ये संस्कृत भाषी से उठाया है, ये sanskritdocument.org ने, और ये सारे के सारे लिंक उठा उठा करके दे रहे हैं यहाँ। आया नहीं है, यहाँ पर भी है। तो ठीक है, चलने दीजिए इसको, बाद में खोज लीजिएगा, यहाँ पर भी है, उसके बारे में सूचना दी हुई है। तो संस्कृत डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा विषय है और इसमें बहुत सारा चीज है जो हमारे नॉलेज के लिए उपयोगी है। बहुत सारी साइट के बारे में है, मुख्य मुख्य ग्रंथ के बारे में है, वेद यदि पढ़ना हो, सूक्त हो, मंत्र हो, प्रस्थान त्रयी पर है, स्मृतियों के बारे में यहाँ पर है, पुराणों का है, यहाँ वेदांत भी आप पढ़ सकते हैं, देवता के वर्गीकरण स्तुतियां यहाँ पर परी वर्ग है। ये इस प्रकार से आप खोज खोज करके जाते जाइए और लिंक पर लिंक, लिंक पर लिंक, ये सारे बहुत सारे लिंक यहाँ हैं। सब पर घूम घाम के देखते रहेंगे, धीरे धीरे परिचय सबसे होता हुआ चला जाएगा आपको। अब आगे चलते हैं। संस्कृत डॉक्यूमेंट के बाद संस्कृत ई बुक का है ये। ऐसे एक संस्कृत हेरिटेज साइट भी है, वो भी बहुत अच्छा साइट है, खुलेगा, बंद नहीं है। यहाँ भी आपकी संस्कृत की किताबें मिलती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आकर के। नाटक है, काव्य है, पोएट है, लर्न संस्कृत है, ग्रामर है, फ्री ई बुक है, आप यहाँ से आकर के कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज किए हुए हैं यहाँ पर, और वीडियो जब सुनेंगे तो आपके काम में आ जाएगा। ये बहुत सारा यहाँ भी दिया हुआ है, सब अपना करते रहिएगा। ये एक मैं क्लिक कर दे रहा हूँ एक लिंक पर, और ये भी archive.org पर ही ले जा रहा है। ये देखिए यहाँ जो आ रहा है us.archive.org, उसी पर ले जा रहा है, वहीं से लिंकअप ये है। डाटाबेस आर्काइव का उठाया है ये, और सुविधा के लिए यहाँ किताबें दे दिया है, और डाउनलोड की सुविधा कोई कोई साइट दे देता है कि आप आसानी से उसके साइट पर रहते हुए भी डाउनलोड करें, और कभी कभी कोई कोई नहीं भी देता है, जैसे कि ई पुस्तकालय जो है वो सुविधा नहीं देता है। यहाँ पर ये डाउनलोड की सुविधा के लिए दे रहा है, और जो ही यहाँ हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये क्या रिडायरेक्ट मुझे करता है। ये डाउनलोड के लिए यहाँ तैयार हो गया, रिडायरेक्ट नहीं किया, उसके साइट पर नहीं ले गया, चूंकि पहली ही बार यही साइट पर हमें ले आया है। तो यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ई बुक का। अब बच गई बातें ई पाठ्य सामग्री के लिए। यदि आपको पाठ्य सामग्री का ई बुक चाहिए तो जाए तो कहाँ जाए और किस जगह पर हमें मिलेगा। तो यहाँ NIS.AC.in पर भी आपको मिल जाता है बहुत सारा चीज, संस्कृत से रिलेटेड भी पाठ्यक्रम आपको मिल जाएंगे, दिल्ली संस्कृत एकेडमी का भी मिलेगा, और सेज का ई विद्या है। ये सभी आपको ई बुक के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ आप लोग पढ़ते रहिएगा, और इसमें एक लिखा हुआ है माय फेवरेट वेबसाइट, जो मैं पढ़ते रहता हूँ और जो मुझे साइट अच्छे लगते हैं उसका एक संकलन मैंने यहाँ पर किया है। कभी कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन कुछ यहाँ संकलित किया हूँ, हो सकता है कि ये आपके लिए भी उपयोगी हो। यहाँ पर संगणकी कृतम बौद्ध त्रिपिटिकम है,
इस पर क्लिक करते हैं, त्रिपिटक यहाँ पर है और ये डिजिटाइज कर दिया गया है, त्रिपिटक पूरा साहित्य और प्रामाणिक है। यहाँ से आप कर सकते हैं। ईपीजी पाठशाला जो बच्चे संस्कृत के हैं उसके लिए यहाँ कोर्स है, यहाँ पर जा करके पढ़ सकता है वो और सुन सकता है। पाणिनि व्याकरणम नवीना दृष्टि करके एक साइट्स है, ये बहुत ही व्याकरण के लिए उपयोगी साइट है। learnsanskrit.org है, संस्कृत संसाधन के लिए पोर्टल है ये। और इस पर देखिए, एक दिन टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। पोर्टल ऑफ संस्कृत रिसोर्सेज है, जनरल साइट्स ये भी दे रहे हैं, इंडोलॉजी का साइट है, संस्कृत स्टडीज के लिए लिंक है, संस्कृत डिक्शनरी के लिए है, अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बनाया है। तो ये सारे विस्तार हैं। संस्कृत डिजिटल लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरीज हैं, कहाँ कहाँ संस्कृत के डिजिटल लाइब्रेरी हैं, संस्कृत कॉर्पस है, उसके सूची दे दिया है। और यहाँ पर जा करके हम अपने उपयोग की किताबें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ जो सुविधाएं मिली हो उसको देख सकते हैं। तो एक पाठ्यक्रम के रूप में इसका हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफा मैं नॉलेज बांटता रहा और आप ध्यान पूर्वक सुनते रहे। आज ऐसा कुछ करने कराने वाला चीज नहीं था, बल्कि सुनने का ही था। लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को और उस पर जा करके एक एक क्लिक करके देखते रहिएगा। हाँ, एक चीज जरूर रखिएगा, प्रोटेक्शन अपने क्रोम में चालू कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देख रहा था एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो साइट था और मुझे आश्चर्य लगता है उसको हैकर्स ने हैक कैसे मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का कर रखा है। तो ऐसा नहीं, उससे आपको खतरा नहीं होगा। वो चूंकि सरकारों के ध्यानाकर्षण के लिए करते हैं। हमारी भी एक ई पत्रिका निकलती थी संस्कृत सर्जना, हैकर्स बहुत परेशान करते थे, 22-24 हजार उसके रीडर्स थे, तो बार बार हैक कर लेते थे उसको भी। तो मोस्ट पॉपुलर जो हो जाता है ज्यादा, तो वो लोग ध्यानाकर्षण के लिए अपनी बात के लिए करते हैं। लेकिन हो सकता है वायरस का भी खतरा हो, तो उसको न छेड़ें। और उसका आकार प्रकार आप अजीबोगरीब आपको दिखेगा भी, जो हैक किया होगा या ऐसे जगह होगा। ये जिन साइट के बारे में मैंने चर्चा की, जिसको ब्लॉग पर संकलित किया है या जिसके बारे में वीडियो बना करके डाला है, वो सभी ऑथेंटिक साइट है और कोई भी गलत लिंक तक ये साइट नहीं ले जाते हैं। और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लें।